Hello, this is Manoj Sharma from Radhani Coaching Center, Patna. Well, we have already discussed 5 sets. Now, I'm going to discuss set 6, package 2, civil court clerk examination. Okay, for that I will start discussion. Well, the first 4 questions relates to synonyms. एसिड्यूअस इसका अर्थ होता है सतर्कतापूर्ण मेहनती। अगर कोई सतर्क हो करके सावधान रहते हुए अगर कोई परिश्रम करे तो ऐसे परिश्रमी के लिए 2 वर्ड है, एसिड्यूअस और डिलीजेंट। इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, इन सबों का मतलब केवल परिश्रमी होता है, लेकिन एसिड्यूअस और डिलीजेंट दोनों का मतलब होता है सतर्कतापूर्ण परिश्रमी। तो 1 का आंसर बी हुआ। वन का आंसर बी। सर्क का मतलब होता है काम से जी छुड़ाना। अगर कोई पढ़ाई लिखाई में माने कामचोरी करता है तो ऐसे कामचोर को सर्क बोलते हैं। रेकलेस ये इसका अपोजिट हो सकता है, किंतु हमको सिनोनिम चाहिए सिमिलर मीनिंग। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस, नेग्लिजेंट। कॉन्शियस का मतलब होता है चेतनशील, चैतन्य। हमारा आंसर मेहनती का मेहनती बी हुआ। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। अगर कोई जंतु, कोई प्रजाति इस संसार से गायब हो चुका हो या आहिस्ता आहिस्ता विलुप्त हो रहा हो, ऐसे विलुप्त को एक्सटिंक्ट कहते हैं। वाइब्रेंट, ऊर्जावान, ये हो गया विलुप्त। पिछला आसान शब्द थे इसलिए मैंने हिंदी नहीं लिखा। वाइब्रेंट का मतलब ऊर्जावान। वाइब्रेंट, ऊर्जावान। वैनिश्ड का मतलब लुप्त या गायब। हमारा सिनोनिम बी होगा आंसर। एक्टिव आप जानते हो सक्रिय, लिविंग का मतलब सजीव या रहना। हमारा आंसर एक्सटिंक्ट विलुप्त का विलुप्त या गायब, वैनिश्ड होगा। हैपहैज़र्ड इसका अर्थ होता है अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त यानी कि अगर सामान वगैरह उल्टा पुल्टा बिखरा हुआ अस्त व्यस्त है, उसे रैंडम भी कहते हैं। अर्थात रैंडम का अर्थ भी हुआ अस्त व्यस्त, हैपहैज़र्ड भी अस्त व्यस्त। आंसर इसका ए हुआ सिनोनिम में। सोसाइबल का मतलब होता है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस ये इंग्लिश टू इंग्लिश मैंने लिखा, हिंदी में कहते हैं मिलनसार। अगर कोई समाज में हर लोगों से मिलता जुलता है, ऐसे व्यक्ति को ग्रीगेरियस, सोसाइबल कहते हैं। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, हमलावर। कोई बहुत ही गंद दिमाग का होता है, एग्रेसिव मूड का। कॉन्फिडेंट इसका मतलब आप जानते हो विश्वास। हमारा आंसर अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त, आंसर ए। सिमिलर वर्ड्स, ए हुआ आंसर। एनक्रोच, एनक्रोच का मतलब होता है, इन दोनों का अर्थ होता है अनाधिकार प्रवेश करना। अगर अनुमति लिए बिना कोई किसी के प्रॉपर्टी में घुस जाता है, किसी स्थान में घुस जाता है, तो ऐसा अतिक्रमण करना, घुसपैठ करना, इसे एनक्रोच, इंट्रूड कहते हैं। इसका आंसर डी हुआ। फॉरगेट का मतलब भूल जाना, ये आप जानते हो। डिसरिगार्ड, रिगार्ड का मतलब सम्मान करना और डिसरिगार्ड का मतलब अपमान करना, ये भी आप जानते हो। इग्नोर का मतलब होता है उपेक्षा करना। इग्नोर, उपेक्षा करना।
इसे मैं फिर से लिख देता हूँ। उपेक्षा करना। तो हमारा आंसर घुसपैठ करना, अनाधिकार प्रवेश करना, इनक्रॉस का मतलब इंट्रूड होता है, आंसर डी। वैक्स, वैक्स यदि नाउन हो तो इसे कहते हैं मोम, किंतु वैक्स यदि वर्ब हो तो इसका मतलब होता है बढ़ना। वैक्स का मतलब बढ़ना, वैक्स का अर्थ होगा बढ़ना। बढ़ना का होगा कम होना, और कम होना उसे हम लोग कहते हैं वेन। वेन का मतलब होता है कम होना, यानी डिक्रीज, रिड्यूस। तो हमें अपोजिट वर्ड चाहिए, एंटोनिम। तो एंटोनिम बढ़ना का घटना हो जाएगा, कम होना हो जाएगा, आंसर डी। केन का अर्थ होता है स्टिक, इसे हिंदी में कहते हैं छड़ी या बेंत, छड़ी या बेंत। पॉलिश का एक अर्थ होता है चमकाना, जूता वगैरह कोई चमकाए तो पॉलिश कहते हैं। अगर आप किसी का भविष्य बना रहे हो और उसका भविष्य को आप उज्जवल बना रहे हो तो ऐसा उज्जवल बनाना, उसे भी हम लोग पॉलिश कहते हैं। पॉलिश में यदि ईडी लगा दिया जाए, पॉलिश्ड, तो इसका मतलब होता है सुसंस्कृत। तो फिलहाल पॉलिश का वर्ब के रूप में दो अर्थ क्या हुआ, चमकाना, उज्जवल बनाना, या किसी व्यक्ति को सुसंस्कृत यानी कि सभ्य बनाना। वेल का मतलब होता है विलाप करना, विलाप करना। तो हमारा वैक्स का मतलब बढ़ना, इसका अपोजिट हो जाएगा कम होना, आंसर डी। प्लाइट का अर्थ होता है दुर्दशा, और ये गलत हो गया, दुर्दशा। दुर्दशा का मतलब हो गया कि ये बिल्कुल खराब परिस्थिति है, इसे कहते हैं दुर्दशा। प्रेडिकामेंट, इसका अर्थ भी होता है दुर्दशा। कहने का मतलब कि अगर सिनोनिम होता तो प्लाइट का आंसर प्रेडिकामेंट हो सकता था। डायलेमा का अर्थ होता है संशय, दुविधा। अगर किसी व्यक्ति को किसी बात पर संशय है, दुविधा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायलेमा। और क्वैंडरी का अर्थ होता है व्याकुलता, परप्लेक्सिटी, एंग्जाइटी। इसका एक अर्थ होता है खराब यानी बुरा, हालात मतलब परिस्थिति। ये भी, क्वैंडरी भी इसका सिनोनिम है। तो प्रेडिकामेंट, प्लाइट, क्वैंडरी तीनों का एक ही अर्थ हुआ। खराब हालात के सेंस में ये इसका सिनोनिम होगा। क्वैंडरी का अर्थ व्याकुलता भी होता है, तब वो सिनोनिम नहीं होगा। खराब हालात होगा तो सिनोनिम होगा। तो हमारा ये ए और डी सिनोनिम है, और ये दुविधा। हमें इस निगेटिव वर्ड का अपोजिट चाहिए, और निगेटिव वर्ड का अपोजिट पॉजिटिव वर्ड होगा। ये तीनों का तीनों नकारात्मक शब्द है, सकारात्मक शब्द केवल एडवांटेज है। एडवांटेज का अर्थ तो ऐसे लाभ होता है, ये इसका शाब्दिक अपोजिट नहीं है। लेकिन इस नकारात्मक शब्द के लिए अपोजिट चाहिए सकारात्मक शब्द, जो ऑप्शन में एक ही है, तो इसका आंसर सी होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि अपोजिट वर्ड में आपको लिटरल मीनिंग नहीं देगा, शाब्दिक विपरीत नहीं देगा, तो आपको मिलता जुलता चुनना होगा। ऐसा ट्रिकी सवाल सिनोनिम एंटोनिम में पूछा जाता है। तो यहाँ एडवांटेज का अर्थ हो गया अच्छी परिस्थिति से, आंसर सी। कंपलसरी का अर्थ होता है अनिवार्य,
मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, इन दोनों का अर्थ होता है कंपलसरी। ये तीनों का तीनों सिनोनिम है। कंपलसरी अनिवार्य, ऑब्लिगेटरी अनिवार्य और मैंडेटरी अनिवार्य। इन तीनों का अर्थ क्या हुआ प्यारे? अनिवार्य। अत्यावश्यक। तो ये तीनों तो सिनोनिम है, हमें अपोजिट चाहिए। सब्सिडायरी का अर्थ होता है सहायक, ये भी अपोजिट नहीं होगा। तो कंपलसरी हो गया अनिवार्य, मतलब आपकी इच्छा हो या इच्छा ना हो आपको करना ही होगा। अब वॉलंटरी का अर्थ होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक का तात्पर्य क्या हुआ कि आप अपनी इच्छा से मन करेगा तो कर सकते हैं, मन नहीं करेगा तो नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि हम लोग अनिवार्य का अपोजिट करेंगे ऐच्छिक। अनिवार्य हो गया कि इच्छा हो या ना हो, अनिवार्य है, करना ही होगा। और वॉलंटरी हो गया ऐच्छिक, अपने मन से इच्छा है तो करेंगे, मन नहीं है तो नहीं करेंगे। तो इस सेंस में सी इसका अपोजिट हुआ, आंसर सी। डिसेबल्ड, माय डियर, डिसेबल्ड का मतलब होता है सुसंस्कृत, मतलब सभ्य, कल्चर्ड। तो डिसेबल्ड, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। डिसेबल्ड होता है अस्त व्यस्त, आई एम वेरी सॉरी। डिसेबल्ड को कहते हैं अस्त व्यस्त। इसकी एक और अंग्रेजी होती है, वो होता है हैपहैजर्ड। हैपहैजर्ड, डिसेबल्ड, ये सब के सब हो गए अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त की और भी अंग्रेजी होती है, ये क्लटर्ड, अनकेम्प्ड, अनटाइडी। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, डिसेबल्ड, अनटाइडी, क्लटर्ड, अनकेम्प्ड, और एक और जो इसमें नहीं है हैपहैजर्ड। सबका अर्थ होता है अस्त व्यस्त। इसका भी अर्थ अस्त व्यस्त, इसका भी अर्थ अस्त व्यस्त, और इसका भी अर्थ अस्त व्यस्त। कहने का मतलब कि बी, सी और डी तीनों का तीनों सिनोनिम है, सेम मीनिंग है, हमें अपोजिट चाहिए। ऑर्डर्ड का एक अर्थ होता है वर्ब के रूप में आदेश दिया, किंतु ऑर्डर्ड जब एडजेक्टिव हो तो इसका मतलब होता है व्यवस्थित, सही क्रम में। तो एक है जो अस्त व्यस्त है और एक है जो व्यवस्थित है। तो यहाँ ऑर्डर्ड का अर्थ हो जाएगा व्यवस्थित। ऑर्डर्ड का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे? व्यवस्थित, यानी सही क्रम में। तो अस्त व्यस्त का व्यवस्थित अपोजिट ए, आंसर ए हो गया। अब हम लोग सीखेंगे इडियम्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स इसका मतलब होता है कि किसी को प्रभावित करने के लिए परिश्रम करना, किसी व्यक्ति को प्रभाव में लाने के लिए अथक प्रयास करना, तो उसे कहते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। तो ये ए इसका आंसर हुआ, इसका भी अर्थ यही हुआ। वर्किंग स्लोली एंड लेजीली, ये आंसर नहीं होगा। धीरे धीरे और आलसी पूर्वक काम करना, पीछे जाना, ये भी नहीं होगा। और आश्चर्यजनक साधन, सॉरी, गलत साधन को प्रयोग में लाना, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा तो किसी को इम्प्रेस करने का, किसी को अपने प्रभाव में लेने का कोशिश करना, पुरजोर कोशिश करना, आंसर ए। यू स्नूज यू लॉस, इसका अर्थ होता है, इसका आंसर ये होगा कि यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप सुअवसर खो देंगे। यदि आप
सतर्क नहीं रहेंगे तो आप सुअवसर खो देंगे। ये ईडियम और प्रोवर्ब दोनों में आता है। तो ये अर्थ आंसर डी में है। आंसर डी, इसका भी मीनिंग यही हुआ और इस ईडियम का मीनिंग वही हुआ, आंसर डी। ए में लिखा हुआ है कि यदि आप ज़्यादा सोएंगे तो आप संभवतया नौकरी खो देंगे। ये गलत है। सुअवसर खोने की बात है, नौकरी खोने की बात नहीं। ये आंसर नहीं होगा। ये लिखा है आलस्यपन अच्छा नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें दो दो घटना है तो दो मीनिंग लगाना होगा, इसमें एक ही है। यहाँ लिखा हुआ है कि आप अपनी स्मरण शक्ति खो देंगे यदि आपका स्नूजिंग स्टॉप नहीं हुआ, तो मतलब खर्राटा टाइप का। तो ये सब इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर ये होगा कि यदि आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो संभवतया आप सुअवसर खो देंगे, आंसर डी। हिट द जैकपॉट, इसका अर्थ होता है गेनिंग अ बिग सक्सेस। इसका मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि या सफलता हासिल करना है, आंसर डी हुआ। बहुत बड़ी सफलता, हिट द जैकपॉट। पुरस्कार पाना, ये आंसर नहीं होगा। सोने का टुकड़ा पाया, ये भी आंसर नहीं होगा, या सोने का टुकड़ा पाना। अवसर को नुकसान पहुंचना, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर डी होगा। टू बी इन टू माइंड्स, इसका मतलब होता है दुविधा में होना, अनिश्चित मानसिकता में होना। तो अनिश्चित मानसिकता में होना, इसका आंसर डी होगा। टू बी अनसर्टेन, टू बी अनसर्टेन यानी अनिश्चित मानसिकता में होना, आंसर डी। ए में लिखा है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आप पर प्रभुत्व होना, ये आंसर नहीं होगा। बी में लिखा है कि किसी के सलाह पर काम करना, ये भी आंसर नहीं होगा। सी में लिखा है एक जटिल अवस्था में होना, ये भी आंसर नहीं होगा। जटिल अवस्था में होना वो अलग चीज है। अनिश्चित होना मतलब फैसला नहीं कर पा रहा कि क्या करें क्या ना करें, आंसर डी। टू बी इन टू माइंड्स। अब आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। एक ऐसा सरकारी तंत्र जिसमें आम लोगों के द्वारा शासन तंत्र चलाया जाता है। जैसे भारत में एक आम आदमी आवाम में से, नागरिकों में से ही उठ करके एक प्रधानमंत्री बनता है, मंत्री वगैरह बनते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये लोकतंत्र कहलाता है, आंसर है। मोनार्की हो गया राजतंत्र। लोकतंत्र को आप प्रजातंत्र और जनतंत्र भी कह सकते हैं। मोनार्की हो गया राजतंत्र, इसमें राजा का शासन होता है। जैसे किसी ज़माने में इंग्लैंड में राजतंत्र था, राजा शासन कार्य करते थे। ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही। नौकरशाही में आम आदमी सरकारी नौकरियां पाता है, सरकारी अफसर बनता है और वो उसके कुछ सीमित अधिकार होते हैं और पब्लिक पर उस अधिकार का वो प्रयोग करता है। तो वो ऐसा तंत्र कहलाता है ब्यूरोक्रेसी। ऑटोक्रेसी हो गया तानाशाही। तानाशाही जो तंत्र होता है उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी, तानाशाही वाला शासन तंत्र। जैसे किसी ज़माने में हिटलर एक तानाशाह था। आंसर हमारा ए हुआ, डेमोक्रेसी। लैक ऑफ फीलिंग, इसका मतलब होता है भावना का अभाव।
अगर आपको किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में भावना नहीं है तो इसको उदासीनता कहते हैं। इसका आंसर बी होगा। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता या भावना विहीन। हमारा आंसर अपैथी हो गया। और ये दोनों सिनोनिम है, सिंपैथी एम्पैथी। इसका अर्थ होता है सहानुभूति। और एक वर्ड है टेलीपैथी। माय डियर, टेलीपैथी जो होता है ये दूर देखने वाला एक मशीन होता है, दूर का दर्शन करने वाला। मतलब ये संवेदना को, दूर में जो संवेदना है उसको रिसीव करता है, इसलिए इसको कहते हैं दूर संवेदन ग्राही तंत्र। मतलब दूर की संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला ये यंत्र है। शायद मैंने तंत्र बोल दिया था, यंत्र है। अगला हम लोग समझेंगे सवाल को। इसका आंसर भावना विहीन अर्थात उदासीनता, आंसर बी अपैथी। द क्राई ऑफ एन आउल, उल्लू की आवाज़, इसे कहते हैं हुट। हुट हो गया उल्लू की आवाज़। ऐसे ये जो कारखाना वगैरह में भोंपा वगैरह बजता है, सायरन, उसकी आवाज़ को भी हुट कहते हैं। कू हो गया गुटरगू, कबूतर इत्यादि पक्षी की आवाज़। कबूतर जैसे जितनी प्रजातियां हैं उनके आवाज़ के लिए कू का प्रयोग होता है। इसको गुटरगू करना भी कहते हैं। स्क्वैक, स्क्वैक भी एक आवाज़ है, किंतु ये पक्षियों की कर्कश आवाज़ को कहते हैं। पक्षियों, कभी कभी पक्षी कर्कश आवाज़ निकालते हैं, तब उसको कहते हैं स्क्वैक, पक्षियों की कर्कश आवाज़। मुंह, ये गाय भैंस जो रांभती है, माँ, इस तरह का जो आवाज़ होता है इसे कहते हैं रांभना, अर्थात गाय भैंस की आवाज़। इसका आंसर उल्लू की चीख या उल्लू की आवाज़, आंसर ए। स्पेलिंग एरर आ गया। क्लोरोफिल, इसकी स्पेलिंग सही है। ये हरित रंग लवक है, पिगमेंट है। स्यूडोपोडिया, इसकी स्पेलिंग भी सही है। इसे कहते हैं कूटपाद। इसकी पढ़ाई होती है जूलॉजी में। तो ये अमीबा का प्रचलन अंग है, स्यूडोपोडिया। हिप्पोपोटेमस, इसकी स्पेलिंग भी सही है। इसको कहते हैं दरियाई घोड़ा, जलहाथी भी आप कह सकते हो। ऑटोट्रॉफी की स्पेलिंग गलत है, इसमें पी के बाद एच भी होगा। ऑटोट्रॉफी, इसका अर्थ होता है स्वपोषी। मतलब जो पेड़ पौधा अपने से भोजन बनाता है वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, स्वपोषी। तो पी के बाद एच होगा, जो कि नहीं था। तो डी हमारा रॉन्ग स्पेलिंग है, बाकी तीन सही है। हमारा आंसर डी हुआ। नाउ डू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाई, इसका अर्थ होता है इन्फ्रिंज, फ्लाउट। इसे हिंदी में कहते हैं उल्लंघन करना।
उल्लंघन करना। अगर कोई नियम कानून तोड़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं उल्लंघन करना। और एक और डिफाई है, मैं आपको बतलाऊं, कई लोग सोचते हैं कि यार हमने तो DEFY सुना, DEIFY तो हमने सुना ही नहीं है। ये भी होता है। इसका मतलब होता है देवत्व प्रदान करना। जैसे कि कोई आदमी है, उसको देवता जैसा बना दिया। जैसे कि आज गांधी जी को लोग अगरबत्ती दिखा करके पूछते हैं, उनको देवता लोग बना दिया है। तो ऐसा देवत्व प्रदान करना या देवता मान लेना, उसे, ये इंसान को देवता मानने की बात है। भगवान तो भगवान है ही, इंसान को अगर देवता मान लिया जाए तो उसको DEIFY कहते हैं, देवता मान लेना या देवत्व प्रदान करना किसी व्यक्ति को। हायरार्की, इसका भी स्पेलिंग, ये दोनों तीनों का तीनों सही स्पेलिंग है, ABC। हायरार्की, हायरार्की गलत है, आई एम सॉरी, EI के जगह IE होगा, HIERARCHY। हायरार्की का अर्थ होता है पदानुक्रम। पदानुक्रम क्या होता है भैया? बड़े पद के अनुसार छोटे पद के क्रम में जाना। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा पद है IG, इंस्पेक्टर जनरल, फिर DIG, ऐसे करके कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऐसे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऐसे करके सर्किल इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ऐसे पद का एक क्रम होता है हर डिपार्टमेंट में। इसे कहते हैं पदानुक्रम। EI के जगह IE होगा, रॉन्ग स्पेलिंग C में था, बाकी तीन करेक्ट स्पेलिंग है। तो हमारा हायरार्की इसका करेक्ट आंसर हुआ। रैंक, ये भी बिल्कुल सही है, रैंक भी बिल्कुल सही है। लोग समझते हैं कि रेंट का स्पेलिंग तो यार ये होता है, इस रेंट का मतलब होता है भाड़ा, किंतु ये जो रेंट है इसका मतलब होता है बोस्ट, डींगे हाँकना, सेखी बघारना। तो एक शब्द में डिंग कहेंगे या सेखी कहेंगे। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि यार नरेंद्र मोदी तो बहुत लंबा चौड़ा फेंक दिया है, बहुत डिंगे मारता है, तो उस डिंगे मारना को रेंट यानी कि बोस्ट आप कह सकते हैं। तो ये रेंट की स्पेलिंग सही है। ये रेंट हो गया डिंग या सेखी यानी भांजना अपभ्रंश हिंदी में, और ये रेंट हो गया भाड़ा। तो ये सब के सब सही स्पेलिंग है। तो रॉन्ग स्पेलिंग C में था, इसका करेक्शन हमने लिखा आंसर C। एंटीसीडेंट, इसका स्पेलिंग रॉन्ग है। एंटीसीडेंट में DA गलत है, यहां पर E होगा। एंटीसीडेंट इसका अर्थ होता है पूर्व पद। तो रॉन्ग स्पेलिंग A में है, हमारा 18 का आंसर A हो गया। कोरोबोरेशन, कोरोबोरेशन इसका अर्थ होता है पुष्टि, वेरिफिकेशन, सत्यापन या पुष्टि, वेरिफिकेशन या वैलिडेशन, मतलब सत्यापन या पुष्टि। कोलाबोरेशन, प्यारे, अगर दो अलग अलग क्षेत्र के व्यवसायी पारस्परिक सहयोग से कोई व्यवसाय करते हैं तो ऐसे पारस्परिक सहयोग को कोलाबोरेशन कहते हैं। जैसे इंडिया का एक फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री आपका मान लीजिए जापान का है, तो दोनों देश का जो बिजनेसमैन है वो पारस्परिक सहयोग से एक व्यवसाय शुरू किया इंडिया में या जापान में, तो ऐसा व्यावसायिक पारस्परिक सहयोग को कोलाबोरेशन कहते हैं। पारस्परिक सहयोग
किंतु व्यवसाय में पारस्परिक सहयोग। कमेटी, इसके स्पेलिंग में एम भी डबल होता है, टी भी डबल होता है, ई भी डबल होता है। इसे हिंदी में समिति कह सकते हैं, इंग्लिश में तो कमेटी कहते हैं, पर हिंदी में ही अगर इसको लिखा जाए तो इसे कमेटी बोलते हैं। इंग्लिश में कमेटी और हिंदी में कमेटी वर्ड भी आ गया है। तो हमारा रॉन्ग स्पेलिंग ये था, ऑप्शन ए हमारा आंसर हुआ। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉमन एरर्स। नो सूनर से सवाल है। सबसे पहले मैं इसका आपको रूल बतलाता हूँ। इसके दो रूल सीखिए। नो सूनर के साथ डिड लगा रहेगा तो सब्जेक्ट देकर वर्ब वन होगा, क्योंकि डिड के कॉम्बिनेशन में वर्ब वन आता है। बीच में कॉम्बिनेशन में होगा दैन। दैन क्यों होता है प्यारे? क्योंकि सूनर है कंपैरेटिव डिग्री। सुन, सूनर, सुनेस्ट। सूनर कंपैरेटिव डिग्री है। आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, बेटर दैन, हायर दैन, बिगर दैन, ग्रेटर दैन, टॉलर दैन, सूनर दैन। तो सूनर के कॉम्बिनेशन में टी एच एन दैन आएगा। ये यहाँ पर लिंकर है। लिंकर का मतलब कनेक्टिव है, कंजंक्शन। इसके बाद सब्जेक्ट और V2 होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है। एक और स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में केवल ये 3 शब्द परिवर्तन होगा, मतलब 2 शब्द। डीड के जगह हैड होगा, सब्जेक्ट वही सेम टू सेम रहेगा, और हैड के कॉम्बिनेशन में V3 आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और बाकी सब सेम रहेगा। तो अगर नो सूनर के साथ डीड होगा तो आपको चेक करना है कि वर्ब वन है कि नहीं, और कॉम्बिनेशन में दैन है कि नहीं। और नो सूनर के साथ हैड रहेगा तो आपको चेक करना है कि V3 है कि नहीं, और कॉम्बिनेशन में बीच में दैन है कि नहीं। ये आपको चेक करना है। तो देखो प्यारे, मैं यहाँ सर्कल कर रहा हूँ। नो सूनर भी है, नो सूनर भी है, डिड भी है, और रेड हो गया अचानक हमला करना। इसका पास्ट होता है रेडेड। कहने का मतलब कि रेडेड है V2 या V3, अर्थात रेड यहाँ पर वर्ब वन है। अचानक आक्रमण करना, पुलिस वगैरह अचानक रेड मारता है, इनकम टैक्स ऑफिसर, CBI, तो डिड के साथ वर्ब वन, ये सही है। अब बीच में दैन, ये भी बिल्कुल सही है। नो सूनर डिड द CBI रेड द रेड लाइट एरिया इन कोलकाता दैन द क्रिमिनल्स टुक टू देयर हिल्स। तो भैया ये सब तो सब सही है। और यहाँ क्रिमिनल्स जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के साथ V2 होगा, ये टुक भी सही है। ये तो परेशानी हो गया कि सब सही है, सर बताए थे कि इसमें से एरर मिलेगा। मैं बताऊं, यहाँ एरर हिज है। ये हिज एरर है, कारण सब्जेक्ट है द क्रिमिनल्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल प्रोनाउन होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे देयर। अगर यहाँ क्रिमिनल होता तो हिज सही होता, किंतु क्रिमिनल्स तो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन आएगा, तो हिज और हर होगा नहीं, इसका करेक्शन हो जाएगा हिज का देयर। तो ये ऑप्शन ए में हिज गलत है, ऑप्शन ए में हिज गलत है, इसका करेक्शन होगा देयर। आंसर ए, ऑप्शन ए में हिज गलत है, देयर होगा। लास्ट क्वेश्चन, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि द मोदी गवर्नमेंट ऑफर्स लेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जो है, मोदी सरकार, ये बहुत ही कम सुअवसर प्रदान करती है सरकारी नौकरियों का टू द अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स। बेरोजगार छात्रों को बहुत ही कम सरकारी नौकरी की सुअवसर प्रदान करती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन द लास्ट 10 ईयर्स, मैं आपको बताऊं प्यारे, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ स्मार्ट रूल सीखिए।
अगर आपको किसी वाक्य में ओवर द ईयर्स मिले, ईयर्स के जगह मंथ्स, वीक्स, ये सब भी हो सकता है। ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ्स, ओवर द वीक्स, ओवर द डेज, ओवर द आवर्स। अगर ऑलरेडी मिले, ये ऑलरेडी है प्यारे। अगर एवर मिले, सो फार मिले, वाक्य के अंत में बिफोर मिले, यहाँ जगह कम है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अंत में, वाक्य के अंत में बिफोर मिले, वाक्य के अंत में येट मिले, अंत में, या इन द लास्ट, जगह कम है, मैं 10 ऐसे लिख देता हूँ, इन द लास्ट 10 ईयर्स, इन द लास्ट 10 ईयर्स, इन द लास्ट 50 ईयर्स, इन द लास्ट 500 ईयर्स, इन द लास्ट, इन द देकर लास्ट दिया रहे, पीरियड ऑफ टाइम रहे। ऐसा ऐसा 18-19 शब्द है जिसको देखते के साथ आप कहेंगे कि ये हैव हैज प्लस V3 होगा। ऐसा शब्दों के साथ आप हैव या हैज देकर V3 अपनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहने का मतलब इस सवाल में इन द लास्ट 10 ईयर्स लिखा है और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है, ये गलत है। ऑफर्स गलत है। इन द लास्ट 10 ईयर्स, इसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो यहाँ सेक्शन सी में ऑफर्स गलत है, इसका सुधार होगा हैज़ ऑफर्ड। चूँकि मोदी गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग हैव नहीं लगा करके हैज़ लगाएंगे। हमारा रॉन्ग, हमारा एरर ऑप्शन सी में है, आंसर सी। ऑफर्स के जगह प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ ऑफर्ड होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय, सी यू।